नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान के गांवों की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। देखिए, ये कहानी सिर्फ जमीन पर कब्जा करने या जंग जीतने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है कि कैसे जमीन और उस पर बसने वाले लोगों की जिंदगी को जड़ से बदल दिया गया। हम इस कहानी को 3 अलग-अलग नजरों से देखेंगे: बंगाल, राजमहल की पहाड़ियां और दक्कन। कमाल की बात यह है कि अंग्रेजों का मकसद तो एक ही था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कमाना, लेकिन इसका असर इन तीनों जगहों पर जमींदार, आदिवासी और किसान के लिए बिल्कुल अलग-अलग हुआ। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 पॉइंट्स के जरिए इस पूरे दौर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपना कंट्रोल जमा लिया तो देहात मतलब गांवों को लेकर उनका मकसद बिल्कुल साफ था: मुनाफा। अब इस मुनाफे के लिए, इस रेवेन्यू के लिए उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो भरोसेमंद हो, जिससे लगातार पैसा आता रहे। और इसी चक्कर में उन्होंने ऐसे नए कानून बनाए जिससे सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था की नींव ही हिला दी। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है बंगाल से, और इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी ही नाटकीय घटना से, जिसने अंग्रेजों के बनाए इस नए सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। हुआ ये कि 1797 में बर्दवान के राजा की जमीनें नीलाम हो रही थीं। क्यों? क्योंकि वो लगान नहीं चुका पाए थे। पर मजे की बात देखिए, 95% खरीदार खुद राजा के ही लोग थे, बस भेस बदल कर आए थे। ये सिर्फ कंपनी को चकमा देने की एक चालाकी नहीं थी, ये इशारा था कि उनकी नई पॉलिसी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो ये पॉलिसी थी क्या? इसे कहते थे इस्तेमारारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। मतलब जमींदारों से वसूला जाने वाला लगान हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि भाई इससे तो जमींदार खुश हो जाएंगे, हमारे वफादार बनेंगे और खेती में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन असल में जो हुआ वो उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा था। तो आखिर जमींदार फेल क्यों हो रहे थे? इसके 4 बड़े कारण थे। एक तो लगान इतना ज्यादा था कि उसे चुकाना ही मुश्किल था। दूसरा, फसलों के दाम गिर गए। तीसरा, एक सनसेट लॉ था, मतलब अगर सूरज ढलने तक पैसा नहीं आया तो जमीन नीलाम। और चौथा, किसानों से लगान वसूलने की उनकी ताकत भी छीन ली गई थी। मतलब बेचारे जमींदार फंस गए थे, एक तरफ कंपनी का डंडा, दूसरी तरफ गांव की सच्चाई। और इसी उथल पुथल के बीच एक बड़ा मजेदार बदलाव आया। पावर का सेंटर बदल रहा था। जमींदार जो शहरों में रहते थे उनकी ताकत घट रही थी, और गांव के अंदर से ही एक नया पावरफुल ग्रुप उभर रहा था, जोतदार। ये अमीर किसान थे जो गांव में ही रहते थे और पैसा, व्यापार, जमीन सब कुछ अपने कंट्रोल में रखते थे। अब बंगाल से निकलकर चलते हैं राजमहल की पहाड़ियों की तरफ। यहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी है कल्चर और जमीन के एक सीधे टकराव की। इसे समझने के लिए इन 2 औजारों को देखिए। एक तरफ है कुदाल, जो पहाड़िया आदिवासियों का प्रतीक था, वो जंगल के साथ रहते थे, झूम खेती करते थे। दूसरी तरफ है हल, जो संथाल किसानों का प्रतीक था, वो जंगल साफ करके एक जगह टिक कर खेती करते थे। और अंग्रेजों की नीतियों ने इन 2 अलग-अलग जीवन जीने के तरीकों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, अंग्रेजों की नजर में पहाड़िया लोग उपद्रवी थे, जंगली थे। क्यों? क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं आते थे। वहीं दूसरी तरफ उन्हें संथाल लोग बड़े आदर्श लगते थे। उन्हें लगा कि ये लोग जंगल साफ करेंगे, खेती करेंगे और कंपनी को बढ़िया रेवेन्यू मिलेगा। तो उन्होंने संथालों को बसाने के लिए एक पूरा इलाका ही बना दिया, जिसका नाम रखा दामन इको। मतलब ये संथालों की जमीन है। पहाड़िया लोगों को और अंदर पहाड़ों में धकेल दिया गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, संथालों को जमीन तो मिली, पर बहुत जल्द वो भी उसी जमींदार, साहूकार और भारी टैक्स के जाल में फंस गए, जिससे वो भाग रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बदला। 1800 के आसपास संथाल यहां बसना शुरू हुए। 1832 में उन्हें अपनी जमीन मिली, और 1850 आते आते वो इतने तंग आ चुके थे कि 1855-56 में उन्होंने अपने ही मालिकों के खिलाफ एक भयानक विद्रोह कर दिया। जिन्हें कभी आदर्श किसान समझा गया था, वो अब बागी बन चुके थे। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी और आखिरी कहानी की तरफ, दक्कन। यहाँ की कहानी में एक नया मोड़ है।
यहाँ एक आम किसान, जिसे रैयत कहते थे, वो दुनिया में हो रही घटनाओं के जाल में ऐसा फंसा कि कर्ज के दलदल में डूबता चला गया। यहाँ सिस्टम अलग था। बंगाल में जमींदार थे, यहाँ थी रैयतवाड़ी प्रणाली, मतलब कंपनी सीधे किसान या रैयत से लगान लेती थी। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये लगान फिक्स नहीं था, इसे कभी भी बढ़ाया जा सकता था। सारा प्रेशर सीधा किसान पर। और फिर हजारों मील दूर अमेरिका में कुछ ऐसा हुआ जिसने दक्कन किसानों की दुनिया ही बदल दी। वहां सिविल वॉर छिड़ गया और ब्रिटेन को जो कपास अमेरिका से मिलती थी वो बंद हो गई। अब ब्रिटेन को कपास चाहिए थी और उनकी नजर पड़ी भारत पर, खासकर दक्कन पर। और बस फिर तो जैसे पैसों की बारिश हो गई। कपास के दाम रातों रात आसमान पर पहुंच गए। साहूकार किसानों को एडवांस में कर्ज देने लगे कि भाई बस कपास उगाओ। लेकिन ये बूम ज्यादा दिन नहीं चला। 1865 में अमेरिका में लड़ाई खत्म हुई और ब्रिटेन को वहां से फिर कपास मिलने लगी। नतीजा, भारत में कपास के दाम धड़ाम से नीचे आ गिरे। तेजी का दौर खत्म हो गया, लेकिन किसानों के सर पर कर्ज का पहाड़ और सरकार के लगान की मांगे वो वैसी की वैसी ही रहीं। तो सवाल ये था कि जब कमाई का जरिया खत्म हो जाए और कर्ज का बोझ बढ़ता जाए तो क्या होता है। दक्कन के किसानों ने इसका जवाब दिया, विद्रोह करके। लेकिन यह कोई आम विद्रोह नहीं था, इसका निशाना बड़ा खास था। किसानों ने विद्रोह किया, पर उन्होंने साहूकारों पर हमला नहीं किया, उन्हें मारा पीटा नहीं। उनका निशाना थे साहूकारों के बही खाते, उनके अकाउंट बुक्स, वो कर्ज के कागजात। वो इन कागजों को छीनकर सरेआम जला रहे थे, क्योंकि उनके लिए उनकी गुलामी का असली प्रतीक यही कागज थे। तो हमने ये 3 अलग अलग कहानियां देखी, बंगाल के जमींदार, राजमहल के आदिवासी और दक्कन के किसान। ये सब मिलकर हमें अंग्रेजी राज की विरासत के बारे में क्या बताती हैं? तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अंग्रेजों ने नीतियां तो बनाई थी व्यवस्था और मुनाफे के लिए, लेकिन उनसे फैला सिर्फ संघर्ष और अराजकता। दूसरा, लगान के नए सिस्टम ने समाज के पुराने ताने बाने को तोड़ दिया और साहूकार जैसे नए शोषक पैदा कर दिए। तीसरा, लोगों ने हार नहीं मानी, प्रतिरोध हमेशा होता रहा, कभी चालाकी से तो कभी खुले विद्रोह से। और सबसे जरूरी बात, देहात या गांव कोई बेचारा पीड़ित नहीं था, वो एक ऐसा मैदान था जहां लगातार संघर्ष और बदलाव हो रहे थे। तो आखिर में ये सवाल बचता है, एक जमीन और उसके लोग उस इतिहास को कैसे याद रखते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि लगान की मांगों, कर्ज के बॉन्ड्स और विद्रोह की आग में लिखा गया हो। ये कहानियां हमें यही याद दिलाती हैं कि आर्थिक नीतियां कभी सिर्फ नंबर नहीं होती, वो जिंदगियों को बनाती और बिगाड़ती हैं, पूरे समाज की शक्ल बदल देती हैं।